नमस्ते साथियों, क्लास 11th के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक या मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के इस वीडियो में आप सभी का वेलकम है। अपनी एनुअल अर्थात वार्षिक परीक्षाएं स्टार्ट होने वाली है, तो उनके लिए कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक या क्वेश्चन है जो अपनी वार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो आज हम उसकी बात करने वाले हैं। वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं उससे पहले ये आपका MK बूस्टर यूट्यूब चैनल है। जो स्टूडेंट फर्स्ट बार इस MK बूस्टर यूट्यूब चैनल पे आया वो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, और अपने जितने भी साथी हैं उन सभी तक इस वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को मैंने चैप्टर के लास्ट एंडिंग से स्टार्ट किया, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 14 पर्यावरणीय रसायन, इन्वायरमेंट केमिस्ट्री। आप इसको इजी मान लेते हो, लेकिन अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे तो कैसे आएंगे उसकी बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि अम्ल वर्षा अर्थात एसिड रेन क्या होती है और इसका प्रभाव क्या होता है। इसके बाद अगर हम बात करें, दूसरा क्वेश्चन बनता है धूम कोहरा। किसकी बात करें हम? धूम कोहरा। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वो धूम कोहरा, जिसको स्मोग बोलते हैं। और ये जो स्मोग होता है वो दो प्रकार का होता है। इन दोनों प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तो होता है आपका अपचायक धूम कोहरा, और दूसरा आपका प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा। इस प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे को हम ऑक्सीकारक धूम कोहरा भी कहते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन धूम कोहरा या स्मोग है। यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। तीसरा जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग, जिसको बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, शॉर्ट में बोलते हैं BOD। तो क्वेश्चन आ सकता है कि BOD क्या होता है। इसके अलावा एक नया टॉपिक है हरित रसायन, ये जिसको बोलते हैं ग्रीन केमिस्ट्री, इसका क्या प्रभाव है, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा एक सिंपल सा टॉपिक होता है हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट और ओजोन परत क्षय पर टिप्पणी लिखे। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और चैप्टर नंबर 14 पर्यावरणीय रसायन के ये 5 टॉपिक मैंने लिखे हैं। इससे आपको आपकी वार्षिक एग्जाम में जरूर क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो पहला अम्ल वर्षा, दूसरा धूम कोहरा, तीसरा जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग, तीसरी हरित रासायनिक ग्रीन केमिस्ट्री, और चौथा हरित गृह प्रभाव एवं ओजोन परत। एक चीज़ बता दूँ कि प्रत्येक चैप्टर कितने अंक है, अपनी जो वार्षिक एग्जाम होगी वो कितने अंक की होगी, तथा उसमें प्रत्येक चैप्टर कितने नंबर का है, इसका मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक है वो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आई बटन के रूप में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। इसके बाद हम चलते हैं चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन। काफ़ी बड़ा चैप्टर और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 12th के हिसाब से भी देखा जाए, आने वाली क्लासों में ये काफ़ी काम आएगा। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ पे, एल्केन के समावयवी। किसकी बात करें? एल्केन के समावयवी। तो एल्केन के समावयवी या आइसोमर आपसे पूछ सकते हो, और मुख्यतः उसमें हम बात करें किसकी, ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन। ये अपनी NCERT बुक में दे रखे हैं, तो वहाँ से आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है कि एल्केन के समावयवी बताइए। तो या ब्यूटेन के पूछ सकता है, पेंटेन के या हेक्सेन के। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन अपना ये बनता है एल्केन बनाने की विधियाँ। अब आपसे ये तो नहीं पूछेगा एल्केन बनाने की विधियाँ, लेकिन ये जो 3 पॉइंट लिखे हैं मैंने, इन तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। एक तो वुटेज अभिक्रिया, दूसरा विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया, और तीसरा कोल्बे विद्युत अपघटन अभिक्रिया। ये तीनों की तीनों जो अभिक्रिया है उनसे किसका निर्माण होता है? एल्केन का निर्माण होता है। तो दूसरा क्वेश्चन आपका ये हो गया। तीसरा इसमें टॉपिक हम बात करें एल्केन के सौहार्स एवं न्यूमेन प्रक्षेपण सूत्र। एल्केन के सौहार्स एवं न्यूमेन प्रक्षेपण सूत्र। और एल्केन में भी मुख्यतः अगर आपसे सौहार्स और न्यूमेन प्रक्षेपण सूत्र पूछेंगे तो वो किसके पूछेंगे? एथेन के पूछेंगे, C2H6। इनको आप अच्छे तरीके से याद कर लेना, बिल्कुल आपको क्वेश्चन मिलेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे आएगा एल्कीन की ज्यामितीय समवायता। आपको एक कंपाउंड दिया हुआ मिलेगा और उसमें ये पूछ लिया जाएगा कि इसके समपक्ष एवं विपक्ष समावयवी बनाइए। तो एल्कीन में ज्यामितीय समवायता, इसमें कौन से रूप बनेंगे? समपक्ष और विपक्ष। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके बाद हम आगे बात करें तो मार्कोनिकोव या
प्रति मार्कोनिकोव या एंटी मार्कोनिकोव, जिसको बोलते हैं पेरोक्साइड प्रभाव, इन दोनों प्रभाव में से किसी एक पर आपको कोई रिएक्शन देखकर उसमें उत्पाद की पहचान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है कि मार्कोनिकोव या प्रति मार्कोनिकोव का नियम कैसे काम करता है। तो आपको A+B दिया हुआ मिल जाएगा और उससे आपको उत्पाद के रूप में C की पहचान करने के लिए पूछ सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं एल्काइन का अम्लीय गुण। एल्काइन होते हैं वो अम्लीय प्रकृति दर्शाते हैं और विशेषकर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो वो इसका पूछेगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको हम बोलते हैं एसिटिलीन। तो क्वेश्चन आएगा कि एसिटिलीन अम्लीय गुण दर्शाता है क्यों? क्योंकि इसमें जो हाइड्रोजन होता है ये अम्लीय गुण दर्शाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे इस चैप्टर में बन सकता है बेंजी। एसिटिलीन से किसका निर्माण करना है? बेंजीन। तो एसिटिलीन का मतलब CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इससे क्या बनानी है आपको? बेंजीन वाले। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे पुटअप हो सकते हैं। इसके बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट एरोमेटिकता से रिलेटेड हक्कल नियम क्या होता है? सीधा क्वेश्चन आ गया हक्कल नियम और उसके उपयोग। इसके बाद आपको कुछ कंपाउंड दिए मिलेंगे, जैसे मैंने लिख दिया OH, NH2, COOH, CHO। क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा, आपको ऐसे कुछ कंपाउंड दिए मिल सकते हैं और उनमें से आपको ये पूछ लिया जाएगा कि इनमें से ऑर्थो पैरा निर्देशी और मेटा निर्देशी समूह कौन कौन से, उनको अलग अलग छाटिए। तो चैप्टर नंबर 13 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगे थे वो मैंने आपके सामने रख दिए। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूँ। एक तो एल्केन के समाविवी, एक एल्किन बनाने की ये 3 विधियाँ। एल्केन के सार्स व न्यूमैन प्रक्षेपण सूत्र, एल्कीन में ज्यामितीय समयता, मार्कोनिकोव या प्रति मार्कोनिकोव के नियम पर कोई रिएक्शन मिल जाए, एल्काइन की अम्लीय प्रकृति, एसिटिलीन से बेंजीन का निर्माण, हक्कल नियम, ऑर्थो व पैरा निर्देश समूह या मेटा निर्देश समूह। इसके अलावा आपको एक विशेष बात बता दूं कि वीडियो के लिंक में एक व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया है, तो आप अगर 11th क्लास के स्टूडेंट हो तो इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जिससे आने वाले दिनों में आपको महत्वपूर्ण जो नोटिफिकेशन है, सूचनाएं, वो समय समय पर मिलते रहे। इसके बाद हम चलते हैं चैप्टर नंबर 11। तो अब आप बात करते हैं चैप्टर नंबर 11। आप सभी जानते हो कोरोना के कारण जो अपनी बुक में कुल 14 चैप्टर थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। तो कोरोना के कारण एक तो आपका चैप्टर नंबर 5, एक चैप्टर नंबर 7, एक चैप्टर नंबर 9 और एक चैप्टर नंबर 12। तो ये 4 चैप्टर हटा दिए हैं, शेष चैप्टर है उनकी हम बात करने वाले हैं। तो अब बात करें चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 P ब्लॉक के तत्व। तो इसमें जो सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है वो तो ये बनेगा कि बोरोन का असामान्य व्यवहार। बोरोन के जो गुण है वो अपने वर्ग से समानता न दर्शा के निकट वाले वर्ग से समानता दर्शाते हैं। तो इससे रिलेटेड सीधा क्वेश्चन आपसे पुटअप कर लिया जाएगा। इसके बाद बोरेक्स एक कंपाउंड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बोरेन का कंपाउंड है बोरेक्स। और डाइबोरेन, डाइबोरेन का तो फॉर्मूला क्या होता है? B2H6 1/2S, इसको बोलते हैं B2H6 डाइबोरेन। तो इस डाइबोरेन की संरचना क्या होती है? इसमें एक बंध बनता है जिसको हम बोलते हैं केला बंध, या जिसके अंदर 3C2E व्यवस्था पाई जाती है। तो इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा इस चैप्टर में आपके हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, कार्बन के तीनों अपर रूप दे रखे हैं। इनकी संरचना संबंधी क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जा सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें 2 प्रकार की गैसों का संश्लेषण होता है। एक तो होता है वाटर गैस या संश्लेषण गैस। वाटर गैस का फॉर्मूला होता है CO+H2 और एक होता है प्रोड्यूसर गैस जिसको हम बोलते हैं CO+N2। तो इन गैसों का निर्माण किस प्रकार से होता है और इनका उपयोग क्या है? इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि वाटर गैस या संश्लेषण गैस क्या है या प्रोड्यूसर गैस क्या है। इसके अलावा इसमें जो सिलिकॉन के कुछ यौगिक जैसे सिलिकॉन, सिलिकेट और जियोलाइट, विशेषकर जियोलाइट, इन पे आपको टिप्पणी या इनके बारे में कुछ भी पूछ सकता है। तो जब भी आप अपनी वार्षिक एग्जाम या एनुअल एग्जाम देने जाओ तो इन टॉपिक को एक बार जरूर अच्छी तरीके से याद कर लें, जिससे आपको बोर्ड एग्जाम जो आपकी एनुअल एग्जाम या वार्षिक एग्जाम है उसमें क्वेश्चन मिल जाएं। तो बोरोन का असामान्य व्यवहार, बोरेक्स तथा डाइबोरेन यौगिक, कार्बन के अपर रूप, हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, वाटर गैस, संश्लेषण गैस, दूसरी प्रोड्यूसर गैस, सिलिकॉन, सिलिकेट और जियोलाइट यौगिक। अब बात करते हैं इसके बाद चैप्टर नंबर 10 की। ये केवल मैं आपको महत्वपूर्ण टॉपिकों की बात कर रहा हूँ, तो इनसे जो क्वेश्चन है वो आपको समझ जाओगे जब इन टॉपिक को पढ़ोगे तो कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। देखो चैप्टर नंबर 10 एस ब्लॉक का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ये क्वेश्चन है वो है लिथियम या बेरिलियम। लिथियम या बेरिलियम का असंगत व्यवहार। तो लिथियम या बेरिलियम में से किसी एक
का असंगत व्यवहार से रिलेटेड क्वेश्चन आपको कन्फर्म आपकी वार्षिक एग्जाम में आपको मिल जाएगा। इसके पश्चात आप सभी जानते हो कि वर्ग 1 की धातुओं को हम क्या बोलते हैं, क्षार धातुएं। वर्ग 2 की धातुओं को क्या बोलते हैं, क्षार मर्द धातुएं। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि वर्ग 1 की धातुओं को हम क्षार धातुएं क्यों कहते हैं, या वर्ग 2 की धातुओं को क्षारीय मर्द धातुएं क्यों कहते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें सीमेंट का संगठन, सीमेंट में कौन कौन से पदार्थ मिले होते हैं और उनकी प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको सीधा मिल सकता है। इसके अलावा इस चैप्टर में 2 महत्वपूर्ण कंपाउंड, सोडियम कार्बोनेट बनाने की विधि कौन सी है, साल्वे विधि, और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की जो विधि होती है वो कार्स्टनर केल्नर विधि। इन विधि से रिलेटेड सीधा क्वेश्चन आपको मिल सकता है। तो ये केवल मैंने कुछ टॉपिक बताए हैं आपको, प्रत्येक चैप्टर के 4-5 टॉपिक। अगर आप इनको पढ़कर वार्षिक एग्जाम देने जाओगे तो बिल्कुल आपको अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। इसी के साथ अभी तक जो स्टूडेंट फर्स्ट बार इस MK बूस्टर यूट्यूब चैनल पे आए हैं वो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे आपको केमिस्ट्री चाहे 11th क्लास हो या 12th क्लास हो उससे संबंधित महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन है वो समय समय पर आपको प्राप्त हो सके। इसके बाद हम चलते हैं चैप्टर नंबर 8 की तरफ। चैप्टर नंबर 8 अपचयोपचय। इसका पहला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, और विशेषकर इनकी जो परिभाषा है वो ऑक्सीकरण अंक के आधार पर कि ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन और इसका एग्जाम्पल। इसके अलावा ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना, जैसे एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ KMnO4 K2Cr2O7। तो ये जो कंपाउंड है इन कंपाउंड में आ जाएगा जैसे रेखांकित, जिसके नीचे रेखांकित किया गया है उनका ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना। तो आपको 3-4 कंपाउंड मिलेंगे एग्जाम के अंदर, और उनमें से जिस यौगिक में जिस तत्व के नीचे रेखांकित किया गया उसका आपको ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करने संबंधित सवाल जरूर मिल जाएगा। इसके अलावा आपको एक रेडॉक्स अभिक्रिया मिलेगी, रेडॉक्स अभिक्रिया को संतुलित करना, रेडॉक्स। तो इन दोनों क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन आपको बोर्ड आपकी जो वार्षिक एग्जाम है उसमें जरूर मिल जाएगा, या तो ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना या रेडॉक्स अभिक्रिया को संतुलित करना। इसके अलावा और क्वेश्चन थोड़ा अच्छा दे तो आपको एक रेडॉक्स अभिक्रिया मिलेगी, और उस रेडॉक्स अभिक्रिया के अंदर आपको ऑक्सीकारक, अपचायक, ऑक्सीकृत और अपचित पदार्थों की पहचान संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 8 के। और इसके अलावा डेनियल या गैल्वेनिक सेल क्या होता है इसका सचित्र वर्णन करें, सचित्र वर्णन करें कि डेनियल या गैल्वेनिक सेल क्या होता है, इसका सचित्र अपने को क्या करना होता है, वर्णन करना। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। और विशेषकर ये जो 3 क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना, रेडॉक्स अभिक्रिया को संतुलित करना, और रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकारक पदार्थ, अपचायक, ऑक्सीकृत और अपचेत पदार्थों की पहचान करना, इससे रिलेटेड सीधे क्वेश्चन आपको आपकी वार्षिक एग्जाम में जरूर मिल जाएंगे। इसके बाद चलते हैं चैप्टर नंबर 6 में कि उष्मागतिकी या जिसको हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। काफ़ी बच्चों की इस चैप्टर में कन्फ्यूजन रहता है, परेशानी रहती है। हम बात करें चैप्टर नंबर 6, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो इसमें सबसे अच्छा क्वेश्चन तो ये बनता है कि 2 प्रकार के प्रक्रम होते हैं, एक तो उत्क्रमणीय, दूसरा होता है अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। तो पहला क्वेश्चन तो आपसे ये बन जाएगा उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में क्या लिखना आपको अंतर। इसके अलावा इनमें एक आता है CP व CVV में संबंध, सीधा क्वेश्चन आ जाएगा कि CP व CVV में संबंध स्थापित कीजिए। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है हैश का नियम क्या होता है, हैश का नियम क्या होता है। और चौथा है ऊष्माधारिता कि ऊष्माधारिता किसे कहते हैं। इसके अलावा देखो अब आगे समझना कि एक इसमें चैप्टर नंबर 6 में एक टॉपिक आता है ब्रोन हेबर चक्र। क्वेश्चन आएगा ब्रोन हेबर चक्र किसे कहते हैं। यह क्वेश्चन आ सकता है कि NaCl की जालक ऊर्जा ब्रोन हेबर चक्र की सहायता से ज्ञात कीजिए। NaCl की जालक ऊर्जा किसकी सहायता से, ब्रोन हेबर चक्र की सहायता से ज्ञात कीजिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो उष्मागतिकी के 3 नियम दे रखे, शून्य, प्रथम और द्वितीय। विशेषकर उष्मागतिकी का शून्य नियम या प्रथम नियम पूछ लिया जाता है। इन दोनों में से एक नियम आपको आपकी वार्षिक एग्जाम में जरूर मिल जाएगा। इसके अलावा निकाय के 3 प्रकार होते हैं, बद्ध निकाय, खुला निकाय और विलगित निकाय। तीनों में से किसी एक की डेफिनेशन आपसे पूछ सकता है। इसके अलावा इस चैप्टर में 4 महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। एक तो होती है आंतरिक ऊर्जा जिसको हम U से रिप्रेजेंट करते हैं,
दूसरी होती है एंथैल्पी जिसको H से रिप्रेजेंट करते हैं, तीसरी होती है एंट्रोपी जिसको S से रिप्रेजेंट करते हैं, और चौथी होती है गिब्स ऊर्जा जिसको हम G से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनकी परिभाषा, इनकी डेफिनेशन, इनका सूत्र से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। चैप्टर नंबर 6 के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक तो मैं फिर से रिपीट कर दूं। एक तो एक टॉपिक अच्छा बनता है कि उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में अंतर किए, इसके अलावा CP व CV में संबंध, हैस का नियम, ऊष्माधारिता, ब्रोन हेबर चक्र या NaCl की जालक ऊर्जा ब्रोन हेबर चक्र की सहायता से ज्ञात करें, ऊष्मागतिकी का शून्य प्रथम व द्वितीय नियम, बंद खुला या विलगित निकाय की परिभाषा है, और निम्न पर टिप्पणी आंतरिक ऊर्जा, एंथैल्पी, एंट्रोपी और गिब्स ऊर्जा। हर चैप्टर से मैंने कोशिश ये की कि 3 से 4 टॉपिक लिए जाएँ, जिससे आपको वार्षिक एग्जाम में आपके जो बड़े क्वेश्चन है वो आपको जरूर मिल जाए, जिससे आप अच्छे अंक प्राप्त करके 12th एग्जाम की तैयारी आगे कर सको। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 4, रासायनिक आबंध एवं आणविक संरचना। इसका पहला क्वेश्चन आपसे बनता है लुईस संरचना। जैसे आपको कुछ कंपाउंड दिए मिल जाएंगे, जैसे NH3, H2O, CO2, तो इनकी आपको क्या है, इनकी लुईस संरचना बनाइए। इसके अलावा जैसे जालक ऊर्जा क्या होती है, आबंध कोटि क्या होती है, इनकी डेफिनेशन इस चैप्टर में पूछ सकता है। और धिध्रुव आघूर्ण जो टॉपिक है वो आप डिटेल से पढ़ लेना, इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार से आपको क्वेश्चन बना के पूछ सकता है कि धिध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, उसको कैसे ज्ञात करते हैं, या 2 कंपाउंड देकर किसका धिध्रुव आघूर्ण ज़्यादा और किसका कम है। इसके अलावा एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, बोर्ड एग्जाम में काफ़ी वार्षिक एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया, सिग्मा व पाई में अंतर, सिग्मा व पाई में अंतर। इसके बात करें कि संकरण किसे कहते हैं और संकरण के नियम, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा यहाँ मैं एक चीज़ बता दूं कि जैसे आप जानते हो संकरण में Sp, Sp2, Sp3D, Sp3D, Sp3D2 और Sp3D3 होता है। तो आपको जैसे ये कंपाउंड दे दिया NH3 या आपको एक कंपाउंड दे दिया H2, सीधा क्वेश्चन आएगा कि इसमें केंद्रीय परमाणु का संकरण ज्ञात कीजिए। तो संकरण से या तो इसके नियम या परिभाषा या आपको कुछ कंपाउंड देखकर संकरण ज्ञात पूछ सकता है कि निम्न कंपाउंड में संकरण ज्ञात कीजिए। इसके पश्चात अगला आपका टॉपिक बनता है आणविक कक्षीय सिद्धांत, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसमें C2N2 या O2 जो अणु होते हैं, इनका आणविक ऊर्जा आरेख, आणविक ऊर्जा आरेख, इनका बंध क्रम और इनकी जो चुंबकीय प्रकृति है उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन बंध क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे आ सकता है। और इसके बाद एक समझना कि यौगिक की संरचना, यौगिक की संरचना जैसे यही मैंने कंपाउंड दिया NH3, H2O, PCl5, XeF4, निम्न कंपाउंड की संरचना बनाइए। तो ये जो क्वेश्चन है वो संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण सिद्धांत पर आधारित है। तो क्वेश्चन का पैटर्न आप समझने की कोशिश करना कि यौगिक की संरचना से रिलेटेड जब क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या होगा कि कुछ यौगिक दिए हुए होंगे, उनकी हमें क्या बनानी होती है, संरचना, या आप संकरण के आधार पर भी उनकी संरचना बना सकते हो। इसके अलावा हाइड्रोजन बंध से रिलेटेड क्वेश्चन है, कुछ अणु देखकर उनका आणविक ऊर्जा आरेख बंध क्रम आपसे पूछ सकता है। इसके अलावा कुछ कंपाउंड देकर उनमें आपको संकरण ज्ञात करना हो सकता है। सिग्मा पाई में अंतर काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड हमने बात कर ली। इसके बाद हम चलते हैं चैप्टर नंबर 3 जो आपके आवर्त सारणी से रिलेटेड है और काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की। तो चैप्टर नंबर 3 के जब हम सबसे पहले बात कर रहे हैं तो चैप्टर नंबर 3 का नाम है तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणों में आवर्तता। तो ये क्वेश्चन आपको एक मिल जाएगा कि या तो डॉब्बे राइनर का ट्रिक नियम या न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, दोनों में से एक आपको मिल जाता है क्वेश्चन नॉर्मली, या मेंडलीव का आवर्त नियम या आधुनिक आवर्त नियम, दोनों में से। जो बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 से कि डॉब्बे राइनर का ट्रिक नियम या न्यूलैंड्स का अष्टक नियम क्या होता है, दोनों में से एक, और मेंडलीव या आधुनिक आवर्त नियम में से एक नियम पूछ सकता है। इसके अलावा 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्व है, उनका IUPAC नाम हम कैसे लिख सकते हैं। जैसे आपको बोले कि 118 वाले तत्व का IUPAC नाम और उसका क्या लिखो, आप प्रतीक लिखें। इसके बाद देखो अगले वाले क्वेश्चन को समझने की क्वेश्चन करना जो काफ़ी बार पूछा गया है, उदासीन परमाणु धनायन ऋणायन। जैसे ये उदासीन परमाणु हो गया, ये धनायन हो गया और ये ऋणायन हो गया, इनको इनके आकार के बढ़ते या घटते क्रम में आपसे क्वेश्चन पूछा
जा सकता है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ समझा दूँ, ज़रा क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने लिख दिया N3 माइनस O2 माइनस F माइनस Na प्लस Mg2 प्लस और Al3 प्लस, ऐसे पूछ लिया कि इनको उनके परमाणु आकार के बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसके पश्चात आपकी जो आवर्त सारणी में जो 4 टॉपिक आते हैं, एक आता है आपका परमाणु आकार, दूसरा आता है विद्युत ऋणात्मकता, तीसरा आयनन एंथैल्पी और चौथा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। तो वर्ग या आवर्त में जाने पर इनमें क्या परिवर्तन होता है, वर्ग या आवर्त में जाने पर इनमें क्या परिवर्तन होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। इसके अलावा परिरक्षण प्रभाव क्या होता है और इसके कारण परमाणु के आकार में वृद्धि होती है, वो क्यों होती है, तो इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जा सकते हैं। इसके अलावा विशेषकर आयनन एंथैल्पी कि किस तत्व की आयनन एंथैल्पी ज़्यादा होगी और किसकी कम होती है, इनसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये चैप्टर नंबर 3 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। एक बार हम फिर से रिपीट कर लें कि पहला डोबेराइनर का ट्रिक नियम या न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, इनमें से एक क्वेश्चन बन सकता है। एक मेनली या आधुनिक आवर्त सारणी में से किसी एक नियम को पूछ सकता है। 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्व का IUPAC नाम पूछ सकता है। उदासीन परमाणु धनायन या ऋणायन के आकार का क्रम पूछ सकता है। इसके अलावा ये जो 4 टॉपिक मैंने यहाँ लिखे हैं, परमाणु आकार, विद्युत ऋणात्मकता, आयनन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इनका वर्ग या आवर्त में कैसे परिवर्तन होता है, कब जाने पर वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में वृद्धि या कमी होती है, बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। और एक परिरक्षण प्रभाव क्या होता है। इसके बाद अपने शेष 2 चैप्टर बच गए, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 1, जिनकी हम डिटेल से बात करते हैं। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2, परमाणु की संरचना। तो इसमें परमाणु मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन तो आपको परमाणु मॉडल या तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल या नील्स बोर का परमाणु मॉडल, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको जरूर आपकी वार्षिक एग्जाम में मिल जाएगा। इसके अलावा समस्थानिक या समबारिक किसे कहते हैं, इनसे संबंधित क्वेश्चन भी मिल सकता है आपको। और एक द्रव्य की द्वैत प्रकृति और इसी से रिलेटेड डी ब्रोगली समीकरण क्या होती है, डी ब्रोगली समीकरण कि द्रव्य की द्वैत प्रकृति या डी ब्रोगली समीकरण। इसके अलावा अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत किसे कहते हैं। और इसका जो सूत्र होता है क्वांटम संख्या, आप सभी जानते हो क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है। मुख्य क्वांटम संख्या, दिग्गज क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। तो क्वांटम संख्या से रिलेटेड एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपसे पूछ लिया जाएगा। इसके लिए हाफ बाउ नियम क्या होता है और इसके नियमों में ये जो 3-4 नियम होते हैं उनमें से पाउली का अपवर्जन नियम और हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। और इसके अलावा एक आता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, किसी भी तत्व का आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ सकता है, लेकिन मुख्यतः 24 पे आता है क्रोमियम और 29 पे आता है कॉपर। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आपसे पूछ सकता है और ये तो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फिर से रिपीट कर दो, चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि परमाणु का मॉडल रदरफोर्ड या नील्स बोर में से एक मॉडल मिल सकता है। इसके अलावा समस्थानिक या समबारिक क्या है, द्रव्य की द्वैत प्रकृति एवं डी ब्रोगली समीकरण, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। क्वांटम संख्या क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके अलावा हाफ बाउ ऑफ बाउ नियम, जिसमें 2 नियम मुख्यतः पाउली का अपवर्जन नियम और हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम क्या होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। और एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और वो भी विशेषकर किसका, क्रोमियम और कॉपर का। इसके बाद अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 जो आज का लास्ट है, इसके क्वेश्चनों की बात कर लें कि देखो चैप्टर नंबर 1 का जो नाम है वो है रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। किसकी बात करें, रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाओं की हम बात करें तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका है कि सार्थक अंक या वैज्ञानिक संकेतन क्या है। आपको कुछ संख्याएं मिलेंगी, उस संख्याओं का आपको क्या बताना है, या तो सार्थक अंक या उनको वैज्ञानिक संकेतन के रूप में निरूपण करना होता है, उनको निरूपित प्रदर्शित करना होता है। इसके अलावा अगला जो टॉपिक आता है रासायनिक संयोजन के नियम, रासायनिक संयोजन के नियम, इसमें 4 नियम आते हैं, लेकिन मुख्यतः या तो स्थिर अनुपात का नियम या गुणित अनुपात का नियम, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। इसके अलावा जैसे आपको एक कंपाउंड दे दिया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ C6H12O6, इसका आणविक द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से आपको कुछ कंपाउंड दिए हुए मिलेंगे, उनका आपको उसका आणविक द्रव्यमान, उसका
आणविक द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान ज्ञात किया कर सकता है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का मोल कंसेप्ट, मोल क्या होता है और इससे रिलेटेड एक संख्या आती है आवोगाद्रो संख्या। आवोगाद्रो संख्या क्या है, मोल एवं आवोगाद्रो संख्या क्या है, इससे रिलेटेड सवाल भी मिल सकता है, मोल की डेफिनेशन भी मिल सकती है और आपस में जो कन्वर्ट करने वाला क्वेश्चन है वो आ सकता है। इसके अलावा मोलरता व मोललता, मोलरता व मोललता किसे कहते हैं और इन पे कोई आंकिक प्रश्न जो सिंपल सरल क्वेश्चन है वो आपसे पूछ सकता है। इसके अलावा अगला प्रश्न आता है प्रतिशत संगठन का, कि किसी कंपाउंड में ये तत्व कितना प्रतिशत है और ये तत्व कितना प्रतिशत है, तो इसका भी अगर सवाल आता है तो वो क्या पूछ सकता है, आंकिक प्रश्न। तो ये थे चैप्टर नंबर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर से रिपोर्ट कर लें कि आपको कुछ संख्याएं मिलेगी जिसका आपको सार्थक अंक या वैज्ञानिक निरूपण करना होगा और रासायनिक संयोजन के नियम हो सकते हैं जिसमें स्थिर अनुपात का नियम या गुणोत्तर अनुपात के नियम में से एक नियम मिल जाए। कुछ कंपाउंड दिए हुए मिल सकते हैं जिनका आपको आणविक द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना होता है। मोल या आवोगाद्रो संख्या से रिलेटेड सवाल डेफिनेशन कुछ भी पूछ सकता है। अगला आपको मोलरता व मोललता में अंतर या आंकिक क्वेश्चन, इनकी डेफिनेशन, प्रतिशत संगठन क्या है। तो इस प्रकार से हमने आज के इस वीडियो के अंदर चैप्टर 1 से जो चैप्टर 14 जो अपनी एनसीईआरटी में इस बार जो दे रखा है उनके जो मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक थे वो मैंने आपको बता दिए, क्वेश्चन बता दिए। जब आप अपनी वार्षिक एग्जाम देने जाओ तो इन टॉपिक को ज़रूर देख के जाएं जिससे आपके काफ़ी अच्छे अंक आपको प्राप्त हो सकेंगे। और जैसे ही आपकी 11th क्लास की वार्षिक परीक्षा समाप्त हो जाएगी उसके तुरंत बाद क्लास 12th केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासें वो आपकी चालू कर दी जाएगी। और इसके अलावा कौन सा चैप्टर कितने अंक का, इसका मैंने अलग से वीडियो बना दिया है, उसका जो लिंक है आपकी स्क्रीन के आपके सामने मिल जाएगा, उसको भी आप देख सकते हो। इसके अलावा अपनी बुक में जैसे चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 8, ये जो चैप्टर है वो मैंने अपनी इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से कंप्लीट करवा रखे। इन सभी चैप्टर की प्लेलिस्ट का भी लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। और सबसे विशेष बात, अपने जितने भी साथी हैं उन सभी तक इस वीडियो का लिंक को शेयर करें। इसी के साथ ये वीडियो हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।